नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। शनिवार की सुबह राजभवन में एक सादे समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने गौरी शंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल सिंह लोधी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कयास लगाए जा रहे थे कि 4 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन सीएम शिवराज ने 3 विधायकों को ही मंत्री के रूप में अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। इससे पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 35 में से 4 पद खाली थे, एक पद अब भी खाली रह गया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत भी शुरू हो गई है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। महाकौशल पर बीजेपी का खास फोकस। महाकौशल क्षेत्र में विधानसभा की 38 सीट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिले शामिल हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी। गौरीशंकर बिसेन का क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा। बिसेन के जरिए महाकौशल में ओबीसी काट। मंत्रिमंडल विस्तार में इससे सरकार से जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधने के साथ ही नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। राजेंद्र शुक्ल के जरिए सीएम शिवराज की नजर विंध्य के ब्राह्मण वोटों पर है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने विंध्य की 30 में से 24 सीटें जीती थी। महाकौशल को साधने के लिए गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर भी हैं। ऐसे में बिसेन को मंत्री बनाकर ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं राहुल सिंह लोधी के जरिए बुंदेलखंड जीतने की रणनीति पर शिवराज चल रहे हैं। पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी पहली बार के विधायक हैं। बुंदेलखंड के अलावा ग्वालियर, चंबल में भी बड़ी संख्या में लोधी वोटर हैं। राहुल लोधी को मंत्री बनाकर भाजपा बुंदेलखंड के साथ ही ओबीसी वोटर को साध रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि तीनों नए मंत्री के रूप में अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनुभवी चेहरे भाई राजेंद्र शुक्ला जी, गौरीशंकर बिसेन जी के साथ युवा चेहरों को भी अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। विंध्य और बुंदेलखंड के साथ महाकौशल को भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व आज मिला है। मैं सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि उनके नेतृत्व में आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो अच्छा काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उन्हें और ताकत देने का काम जो 3 नए मंत्री हमारे बने हैं वो करेंगे। 2018 में बीजेपी ने विंध्य की 30 में से 24 सीटें जीती। बीजेपी का इस बार भी विंध्य क्षेत्र पर पूरा फोकस। विंध्य से कोई ब्राह्मण नेता को नहीं बनाया था मंत्री। 30 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वर्ग का दबदबा। 30 सीटों पर गेम चेंजर है ब्राह्मण वोट। राजेंद्र शुक्ला विंध्य का बड़ा ब्राह्मण चेहरा। बुंदेलखंड में लोधी वोटर्स गेम चेंजर। लोधी समाज में राहुल लोधी बड़ा चेहरा। 2018 खरगापुर सीट से बीजेपी विधायक चुने गए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं। उमा भारती को खुश करने की कोशिश, टीकमगढ़, निवाड़ी मजबूत करने की कोशिश। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सरकार गिरने वाली है, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या, पूरा मंत्रिमंडल भी बदल ले तो हार निश्चिंत है। ये मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने भी सियासी समीकरण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ठीक चुनावों से पहले शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि बीजेपी जानती है कि इस बार उसकी विदाई तय है, इसलिए येन केन प्रकरण वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है, जबकि जनता उसकी असलियत समझ चुकी है। एक मंत्री माननीय गौरीशंकर बिसेन साहब, जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वे हैं जिन्होंने अपनी बिटिया को राजनीति में लॉन्च करने की घोषणा की थी।
मगर भारतीय जनता पार्टी ने नए नेतृत्व को पैदा नहीं होने दिया, उनकी बिटिया का राजनीति में पदार्पण नहीं होने दिया और वापस गौरीशंकर बिसेन जी को दूल्हा बना दिया है। दूल्हा शब्द में इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि आज तस्वीरें छपी हैं कि शीशे के सामने गौरीशंकर जी बैठकर पगड़ी कौन सी पहनूं वो तय कर रहे हैं। यानी उन्हें भाजपा ने उनकी बिटिया राजनीति में ना आए इसलिए षड्यंत्र पूर्वक गौरीशंकर जी को शपथ दिला दी है। दूसरे मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल जी जो सीनियर मिनिस्टर हैं। इनके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन 3 मंत्रियों की बदौलत जातिगत समीकरण को साधेगी। शिवराज मंत्रिमंडल का लंबे समय इंतजार के बाद विधानसभा चुनाव 2023 से 100 दिन पूर्व विस्तार किया गया है। मंत्रिमंडल का ये विस्तार खास मायने रखता है। भले ही नए मंत्रियों को अपने कार्य के लिए महज 1.5 माह का वक्त मिला हो, लेकिन ये 1.5 माह भी चुनाव के पूर्व खासे महत्वपूर्ण होंगे। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इस पर लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कारण गिनाए जा रहे हैं कि किस लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। वहीं सीएम शिवराज का कहना है कि अभी जरूरत पड़ी तो फिर विस्तार करेंगे, यानी कि सिर्फ एक मंत्री और बनाए जा सकते हैं, वो भी बना दिए जाएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ी, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रेम व्यास प्रदेश मीडिया विभाग सदस्य बीजेपी से हैं, और फरहाना खान कांग्रेस प्रवक्ता, योगी राज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम मंत्रिमंडल के विस्तार पर सभी मेहमानों से एक एक करके राय लेना चाहेंगे और ज़्यादा समय न लगाते हुए जल्दी जल्दी अपने अपने विचार इस पर आप लोग प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास प्रदेश मीडिया विभाग सदस्य बीजेपी, मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर अपने विचार दें। देखिए, विकास, सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में हमारे प्रयासों की दलील के रूप में इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखना चाहिए। दूसरा, जो जन समुदाय में संतुष्टि और सामर्थ्य की भावना है वे इस मंत्रिमंडल विस्तार के तहत निश्चित होती है। तीसरा, जो समरसता और सामंजस्य, आपसी सामंजस्य सशक्ति है, उसको बढ़ावा मिलता है इस मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत। और चौथा, जो मूर्त रूप है, जो विकास को गति मिलेगी, जो विकास अंतिम छोर पर है, उस विकास को गति प्रदान करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है। जी फरहाना जी। मैं तो इस बात से शुरू करना चाहूँगी कि जब उम्र लगी घटने तो खैरात लगी बटने। विसर्जन के समय प्राण प्रतिष्ठा करने का क्या औचित्य बनता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि ये अभी आपकी 3.5 साल से ज़बरदस्ती की जनता पर थोपी हुई सरकार है, तो आपने तब क्यों विस्तार नहीं किया? जब आपकी सरकार जाने वाली है तब आपने क्यों ये विस्तार किया मंत्रिमंडल का? इसका एक वजह ये हो सकती है कि 50% कमीशन जो आपकी पार्टी में चल रहा है उसको और जल्दी जल्दी कैसे समेटा जाए, तो और मंत्री आपने उसके लिए बढ़ाए हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 3 मंत्री आपने आज बनाए हैं, जो मंत्रिमंडल में लिए हैं, गौरीशंकर बिसेन जी, हाल ही में कुछ दिन पहले उनका एक प्रकरण सामने आया था। स्टेज पर विधायक रहते हुए सरेआम एक आदिवासी बच्ची के शरीर पर हाथ फेरते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। उस पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई तो नहीं की, उनको एक तमगा और पहना दिया, मंत्री बना दिया। तो विधायक होते हुए इन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो मंत्री बनकर तो ये और क्या ही झंडे गाड़ेंगे। इसके अलावा जो भागम भाग भगदड़ मची हुई है इनके नेताओं की, मुझे लगता है उनको साधने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। हालांकि इनके प्रधानमंत्री जी लगातार प्रदेश में आ रहे हैं, इनके अजय
अमित शाह जी लगातार प्रदेश में आ रहे हैं और नड्डा जी भी बार बार आ चुके हैं पहले भी। तो इन सब के बावजूद भी जब इनकी बात बनती नज़र नहीं आई तो मुझे लगता है इनको ये ज़रूरत ऐसा लगा कि इससे शायद कुछ हो सकता है। और हालांकि आज ही एक सीन और देखने को मिला जब मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसी वक्त वहाँ पर एक कुत्ता रोता हुआ पाया गया। तो जब गूगल पर उसको सर्च किया और सनातन धर्म के हिसाब से भी जब देखा तो पाया गया कि उसके जो मायने होते हैं वो होते हैं मनहूसियत के, कोई बुरी चीज़, बुरा काम होने के, नकारात्मकता के बढ़ने के ये संकेत होते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल इन्होंने किया है इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ जनता के हिसाब से, जनता के लिए कुछ ना कुछ और बुरा होने वाला है और कमीशन खोरी बढ़ने वाली है। जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ योगीराज योगेश जी हैं। आप किस रूप में इसे देख रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को? देखिए, पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये विस्तार है। और ऊपर से प्रेशर भी था कि 4 सीट खाली करके 3 महीने बचे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो ये 4 सीटें खाली क्यों रहे? पिछले साल भी यही हुआ था कि बहुत सारे निगम मंडलों में और समितियों में कई सारी पोस्ट खाली रह गई थी और कार्यकर्ताओं में यही असंतोष था कि जब पोस्ट है तो आपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, चलिए। अब चूंकि 3-4 पोस्ट थी इनके पास, तो किसी न किसी को मंत्री बनाना था। तो चूंकि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण इनके अनुकूल बैठ गए तो इन्होंने 3 मंत्री नए गठित कर दिए, नए बना लिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास आना चाहूंगी। प्रेम व्यास जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आचार संहिता लागू होने से पहले करीब 1.5 महीने के लिए 3 नए मंत्री बनाए गए? जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। उसके पूर्व में मेरी बहन जो फरहाना जी ने बात करी थी उसके 2-3 जवाब मैं दे दूं आपको। जैसे ये सावन के जो अंधे होते हैं उसको हर जगह हरा ही दिखता है, ये प्रकृति का नियम है। दूसरा, इन्होंने जो बात कही है अपने शासन की, तो मैं कहूंगा बाप ना मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। मतलब आपने जो 10 साल का भ्रष्टाचार का शासन चलाया, 15 माह में 25 घोटाले आपने जो करे, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करे। और तीसरी चीज उन्होंने जो कहा कुत्ते का रोना, तो निश्चित रूप से कुत्ते का रोना अप्रत्याशित है और वो उन लोगों के लिए है जो बाहर बैठे हैं। जो सत्ता में है उनके लिए तो वो चूक गड़ी है। ठीक है, तीनों चीजें हो गई। दूसरा, ये सतना कोतमा के विधायक जो थे इनके, उनको कहीं ना कहीं अब ये महत्वपूर्ण पद और स्थान देने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस की नीति रीति ही है। उन्होंने विधायकों ने ट्रेन में दारू पीकर अश्लील हरकतें करी थी महिलाओं के साथ में और उसका बकायदा शिकायत दर्ज है, दोनों विधायक थे। तो ये जो नीति रीति की बात करते हैं तो ये ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तीसरी चीज है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है। विगत 18 वर्षों से सरकार सतत प्रयास कर रही, धरातल पर आकर विकास कार्य कर रही। उस विकास को आम जन तक पहुंचाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 18 वर्षों से सतत कर रहे हैं। मूर्त रूप देना भर है। सभी समाजों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जातिगत क्षेत्रीय समीकरण। डॉक्टर साहब, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे। ये तो ठीक है जो आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 3 मंत्री बनाए गए हैं, इनमें जातिगत समीकरण साधने में कितना इनका योगदान होगा? क्या इस दृष्टि से भी बनाए गए हैं या सिर्फ जनता के या फिर जनता की सेवा के लिए कि और ज्यादा 3 महीने में सेवा कर लिया जाए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें सभी जाति, सभी समाज है और नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं कि इस समाज के इस व्यक्ति की आवश्यकता इस क्षेत्र में है, ये इस विकास कार्य को धरातल पर लेकर जाएगा और प्रगति के साथ में कार्य करेगा। 18 वर्षों से जो आम कार्यकर्ता वहां पर प्रयास कर रहे हैं, नीतिगत विकास को प्रदेश की जनता तक ले जा रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने का कार्य वहां के संबंधित मंत्रिमंडल करेंगे। जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां पर ये पूर्ण रूप से खड़े होकर विकास की बात रखेंगे। जी, काजल। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर मैं फरहाना जी के पास आना चाहूंगी। कैबिनेट का विस्तार जो है वो सीएम का अधिकार है, फरहाना जी। तो इसमें आखिर कांग्रेस को क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? जिस तरह से कमलनाथ जी का भी हमने बयान सुना, जहां उन्होंने कहा कि विदाई का समय स्वागत गीत गा रही है बीजेपी, तो आखिर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? जब आपकी सरकार थी तब भी सेम इसी तरह मंत्रिमंडल का विस्तार होता था, तो अब क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है?
ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आपने ही बोला था थोड़ी देर पहले कि जब आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव बिल्कुल चरम पर है, चुनाव की तैयारियां बिल्कुल चरम पर हैं। अभी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो या जितने भी दल हैं, सभी लोग सिर्फ अपने चुनाव पर ही ज़्यादा सबका फोकस है। तो ऐसे टाइम पर इनको क्यों विस्तार करने की ज़रूरत पड़ी? क्या चुनाव के लिए इन्होंने रोक के रखा हुआ था? 3.5 साल से ज़बरदस्ती आपने सरकार ली और चला रहे हैं आप सरकार को, तो फिर आपने तब आपने क्यों नहीं इनको वहाँ पर, तब क्यों नहीं आपने विस्तार किया? आपने चुनाव के लिए बचा के रखा था। हमारा तो कहना इतना है कि आपने पहले क्यों नहीं किया? किसने रोका हुआ था आपको? चुनाव के टाइम ही क्यों? और ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास और ज़्यादा विकास होगा। अरे भाई, पहले जो इतने साल 18 साल से आपकी सरकार है, तब कितना विकास हुआ? प्रदेश की क्या हालत है? प्रदेश कर्जे में है, महिलाओं पर अत्याचार है, और अनगिनत कारम डैम ले लीजिए, सड़कों का ले लीजिए, मंडीदीप में कितने करोड़ों की सड़क बनी और एक बारिश नहीं झेल पाई। कारम डैम को आखिरकार तोड़ना ही पड़ा। ऐसे 255 घोटाले कमलनाथ जी ने उजागर किए। ये तो 25 की बात कर रहे थे, जो वो भी झूठे हैं इनके। 255 घोटाले उजागर किए हैं। ये विकास कर रहे थे आप, और अभी कमी पड़ गई थी तो आपने और 3 मंत्री खड़ी कर दिए कि चलो भैया अब थोड़ा सा टाइम है और समेट लो जितना आप समेट सकते हैं। कारण सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, चाहे कितनी भी तर्क दे लें, लेकिन कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। इनको पता है सरकार जाने वाली है, 50% कमीशन को ये 80% तक ले जाना चाहते हैं, और महाकाल लोक में तो ले भी गए और समेटना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने 3 मंत्रियों को और खड़ा किया है। ठीक है देवेंद्र जी। योगीराज योगेश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि ये आरोप प्रत्यारोप में ये लग रहे हैं कि कमीशन ज़्यादा अभी जो 50% कमीशन है, तो ज़्यादा मंत्री नहीं थे तो ज़्यादा समेट नहीं पा रहे थे, इसलिए ये बढ़ा है। तो एक तरह से ये तो आरोप प्रत्यारोप माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में जो समीकरण बन रहे हैं, ये जो 3 मंत्री बनाए गए हैं, जो 3 मंत्री हैं, राजेंद्र शुक्ला जी, विंध्य क्षेत्र में इनकी पैठ है, और जहां तक विंध्य क्षेत्र की अगर जो बात करें तो उसमें 30 में से 24 सीटें 2018 के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो इसमें कहां कुछ कमी दिखाई दे रही थी कि राजेंद्र शुक्ला को यहां पर पुनः मंत्री बनाया जाना बहुत जरूरी हो गया था? नहीं देवेंद्र जी, असल में है क्या कि आप पूरे मंत्रिमंडल को मध्य प्रदेश के हिसाब से आप देखिए तो आप मालवा में 8 मंत्री हैं, ग्वालियर चंबल में 9 मंत्री, और जिसने बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट दी विंध्याचल ने, वहाँ से मात्र 1 विधानसभा अध्यक्ष और 1 मंत्री है। तो वहाँ से किसी न को तो लेना ही था ना। तो वो क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की कोशिश की, क्योंकि ये आरोप संगठन तक ये बात आई थी कि विंध्य ने जिन आपको इतनी बम्पर जीत दिलाई है, तो यहाँ से कम से कम 4 या 5 मंत्री होने चाहिए। तो कम से कम राजेश शुक्ला के वहाँ आने से थोड़ा सा बैलेंस होगा, और राजेश शुक्ला वहाँ के बड़े नेता हैं, और ये तो पहले भी आना चाहिए था इनको मंत्रिमंडल में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो एक समीकरण यही है कि विंध्य में मंत्रियों का प्रतिनिधित्व कम था, उसको दूर करने की कोशिश की है। महाकौशल की भी आप बात करें तो महाकौशल में भी मात्र 1 मंत्री है, तो महाकौशल से भी किसी न किसी को लेना था। अब या तो अजय विष्णु चूंकि बीजेपी में अपनी बुखार आवाज उठाते रहे, सीएम से कई बार उनकी डायरेक्ट वार्तालाप हुई है, और वहां से किसको बनाए? अब क्योंकि गौरीशंकर बिसेन एक सीनियर लीडर है वहाँ, और इसका एक पीछे एक तर्क ये भी है कि गौरीशंकर बिसेन बार बार टिकट मांगने की और अपनी लड़की मौसमी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका अंतिम पद है, और इसके बाद उनकी विदाई कर दी जाएगी और उनकी लड़की को टिकट दिया जाएगा। ठीक है। तो ये भी उनको समझा दिया गया कि अब आप इसके बाद घर बैठ जाएं। ये इंटरनल मैटर्स है। और दूसरी एक और बात है, जो राहुल लोधी को बनाया गया, तो मध्य प्रदेश में लोधी बहुतायत में है, और हमने ये देखा था कि प्रीतम लोधी के साथ जैसा व्यवहार हुआ, वीडी शर्मा ने एक झटके में उनको पार्टी से बाहर कर दिया, और आखिर वो भूल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दुरुस्त की, उनको पार्टी में लेकर आए और पिछोड़ से उनको कैंडिडेट डिक्लेयर किया। यही लोधी वोटों को साधने के लिए राहुल लोधी, जो कि पहली बार मतलब बीजेपी में तो पहले वाले विधायकों को मंत्री कहाँ बनाते हैं जी, लेकिन ये पहली बार की जीते हुए विधायक है राहुल लोधी, क्योंकि उमा भारती का प्रेशर था और लोधी वोटों को साधना था, तो राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में लिया गया। ठीक है। डॉक्टर प्रेम जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं कि इसके पीछे बीजेपी का क्या राजनीतिक फायदा हो सकता है, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है 50% कमीशन को लेकर, या
तरह तरह की बातें जो सामने निकल के आ रही है, इसके पीछे की राजनीतिक फायदा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, धरातल पर उतरकर विकास कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के तहत वोट मांगेगी। जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने करा विकास, जो विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो। दूसरा, ये मनगढ़ंत इन्होंने जो 250 घोटाले गिनाए हैं, ये कहीं भी प्रूफ नहीं है। दूसरा, जो 50% की बात करते हैं, वो 50% वाले के खिलाफ 41 थानों में केस दर्ज हो चुका है। दूसरा, जो इन्होंने 250 घोटालों की लिस्ट जारी करी, उसको कहीं भी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, क्योंकि ऑफिशियली लॉन्च करेंगे तो फंस जाएंगे। तीसरी चीज, जो इनके 2 घोटाले, मैं उसके बाद आपकी बात कर रहा हूँ, 2-3 बातें करके मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा। छात्रवृत्ति घोटाला जो डिंडोरी में हुआ, उसमें 2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, वो तो सबके सामने है। गरीब आदिवासी जनजाति विद्यार्थियों के नाम से वो पैसे अलर्ट हो गए और वो पैसा उनको मिला ही नहीं, है तो सामने है। दूसरा, जो मोबाइल घोटाला, जिसमें 74,000 मोबाइल खरीदने थे, वो सरकार गिरने के 15 मिनट पूर्व में विजयलक्ष्मी जो इनकी विधायक थी, उन्होंने उसका जो मंत्री थी, उन्होंने 15 मिनट पहले उसका सौदा कर दिया। आप इनकी रीति और नीति देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा, पूर्व में भी इनकी सरकारें रही है। 11 मार्च 1985 में अर्जुन सिंह जी ने शपथ ली थी और मात्र 12 दिन के आसपास कुछ दिनों की इनकी सरकार चली थी। सबसे अल्प सरकार अगर चली थी तो कांग्रेस की चली थी। उसका कीर्तिमान भी भारतीय राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, वो कांग्रेस के नाम से दर्ज। और राष्ट्रीय सरकार भी जो थी इनकी, वो भी अल्प जो चली थी, इन्हीं का उसमें नाम रिकॉर्ड दर्ज है। और भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी चौहान है, वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दिनों तक सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लेकिन आपने इसके फायदे तो बताए नहीं, कि आपने जैसे बताया कि तो इतने कम समय में नए मंत्री क्या कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे, जानना चाहेंगे आपसे। जैसे विकासशील प्रदेश है, कहाँ आवश्यकताएं पड़ रही है, किस समाज के वर्गों को आवश्यकताएं पड़ रही है, उनको नीतिगत ध्यान में रखते हुए समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। और ये निर्णय संगठन लेते आया, हमारे परिवारवाद नहीं। जो निर्णय आपने लिया है राहुल लोधी के, अगर जो बारे में ये बात की जाए तो राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे एक बात और भी चल रही है राजनीतिक गलियारों में, कि इसके पीछे जो है उमा भारती जी का दबाव है कहीं ना कहीं पार्टी पर, इसलिए इन्हें लिया गया है। हालांकि जो लोधी जी निर्विवाद रूप से उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त और बड़ी नेता है। और उमा भारती जी भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही रीति और नीति तय करता है, व्यक्तिवाद तय नहीं होता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि धरातल पर जिस व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे ठाकुर समाज से हो, चाहे लोधी हो, चाहे बनिया हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हरिजन हो, जिस समाज की आवश्यकता पड़ेगी उस समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिनिधित्व तय करेगा और इस क्षेत्र में देगा। चलिए ठीक है, ये बातें तो आप कहेंगे ही, लेकिन फरहाना खान जी क्या कहेंगी इस पर, हम इनकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, इन्होंने बोला जिस समाज को जैसी आवश्यकता होगी, तो मैं पूछना चाहूँगी क्या 3.5 साल से उस जगह को, उस क्षेत्र के लोगों को मंत्री की आवश्यकता नहीं थी क्या? ये कहना चाहते हैं? अभी आवश्यकता पड़ी उनको क्योंकि चुनाव है वहाँ पर। दूसरी, इन्होंने बात की कि कमलनाथ जी ने ऑफिशियली नहीं आरोप लगाए हैं, तो ऑफिशियली इनके हिसाब से क्या होता है, मैं ये पूछना चाहूँगी। कमलनाथ जी ने बाकायदा पूरी प्रेस को, पूरी मीडिया को बुलाकर सबके सामने वो 255 घोटालों को उजागर किया, तो ये अनऑफिशियल कैसे हुआ? ऑफिशियली का इनका क्या मतलब है? तीसरा, इन्होंने जो घोटाले की बात करी, मैं इनको हाल ही का एक बहुत बड़ा इनका घोटाला मैं एक और याद दिला दूं, आयुष्मान घोटाला, जिसको आप बड़े गर्व के साथ आयुष्मान योजना हमारी आप लोग बोलते हैं। उस आयुष्मान योजना के तहत आपने मुर्दों तक का पैसा ढकार गई आपकी पार्टी। कई सारे अस्पतालों में मुर्दों के नाम पर इलाज किया गया, मुर्दों के नाम पर पैसा खाया गया, और ये ऐसे ही नहीं हो सकता। ये शीर्ष नेतृत्व तक ये बात होगी, उन्हीं के पूरा सबकी मिली भगत के साथ ये सब हुआ है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप कितने भी झूठ बोल लीजिए, आप कितने भी तर्क दे लीजिए, कितने भी मंत्रिमंडल के विस्तार कर लीजिए, लेकिन जनता सब जानती है, सब समझती है। और आने वाले चुनाव में जनता इनको जवाब देगी, इनके सारे विकास की पोल भी खोलेगी, और इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं जनता के लिए, उनका उपहार इन्हें जनता चुनाव में वोट के जरिए देगी। जी, योगीराज योगेश जी के पास हम जाना चाहेंगे और अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि योगीराज योगेश जी, जैसा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक समीकरण बिठाने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा। कांग्रेस को क्या करना चाहिए अब
इस रणनीति का तोड़ कांग्रेस के पास क्या हो सकती है उचित? कांग्रेस को तो मैदान में जाना चाहिए। कांग्रेस को तो इसके पास कोई विकल्प है नहीं। कांग्रेस को मैदान की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और जो बात वो बार बार कह रहे हैं कि 50% भ्रष्टाचार है, उस 50% भ्रष्टाचार को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जनता के बीच में। और यदि आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो फिर यही माना जाएगा कि ये कोरे आरोप है। कर्नाटक में तो 40% को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। मध्य प्रदेश में भी आप बोल रहे हैं कि 50% भ्रष्टाचार है, तो ये भ्रष्टाचार जनता के गले भी उतरना चाहिए और ये उतारने का काम कांग्रेस को करना पड़ेगा। तो कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जनता के बीच कि वो ऐसे मुद्दों को कैसे ले जाती है, कैसे हैंडल करती है और कैसे वोटरों को अपने पक्ष में करती है इन मुद्दों के सहारे। तो इससे एक प्रश्न तो और निकल के आ रहा है, फरहाना खान जी के पास हम जाना चाहेंगे। हालांकि ये अंतिम प्रश्न था योगीराज योगेश जी से, लेकिन फरहाना खान जी अब आपसे सवाल बनता है कि ये मुद्दे जो है 50% का जो मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही है, ये जनता के मन में कैसे बिठाएगी? देखिए, जनता के बीच हम लोग इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी जा रहे हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो ज़मीनी पर निचले स्तर पर भी काम कर रहे हैं, जो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और हमारी जितनी सभाएं भी लगातार हो ही रही हैं, तो इन मुद्दों को हम बराबर उठा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हाल ही में खड़गे जी का एक सभा हुई थी सागर में, उसमें हजारों लोगों की संख्या आई थी, तब भी हमने इस मुद्दे को उठाया। इससे पहले प्रियंका जी जबलपुर में आई, ग्वालियर में आई, तब भी हमने जो हमारा मेन मुद्दा था वो यही भ्रष्टाचार का मुद्दा था। और हम इस मुद्दे को बिल्कुल लेकर आगे भी चलेंगे और जनता तक पहुंचाते रहेंगे। तो जनता तक पहुंचाते रहेंगे। और कितना पहुंचा पाती है कांग्रेस और कितना इसका सामना कर पाती है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और विस्तार पर लगातार आरोप प्रत्यारोप और चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है बीजेपी को कितना लाभ पहुंचा पाता है और इसका तोड़ कांग्रेस क्या निकाल पाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।